नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महामहिम के सम्मान में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। पिछले दिनों दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा होता है जहां हर मन खुश होता है तो वहीं कुछ मन ऐसे हैं जो दुखी होते हैं, आंख भर आती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में हुए बदलाव की। अब से कुछ दिनों पहले एक घोषणा होती है जहां दक्षिणी राजस्थान का एक एक्टिव चेहरा गुलाब चंद कटारिया, उन्हें महामहिम के पद पर, राज्यपाल के पद पर काबिज कर दिया जाता है। यहां की जनता चाहती थी कि जिस तरह से सक्रिय राजनीति में उनका हस्तक्षेप रहता था, जिस तरह से यहां की राजनीति में वो हमेशा एक्टिव रहते थे, अब वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हों और उसके बाद राजस्थान की जो राजनीति है उसे संभालें। लेकिन एक बड़ा फैसला और दक्षिणी राजस्थान में बहुत सारा बदलाव कर गया। जी हाँ, मेवाड़ की राजनीति में हमेशा से भाई साहब का चेहरा सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उनकी एक आंख के इशारे से यहाँ की राजनीति जो थी वो हमेशा से सुर्खियों में रही है और हमेशा यहाँ की राजनीति में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कई ऐसे चेहरे हैं जो उनके जाने के बाद अब उस फहरिस्त में शामिल है जहां उनके उत्तराधिकारी के रूप में उन चेहरों को देखा जा रहा है, उन नामों को शामिल किया जा रहा है। कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम, उनमें से एक नाम है डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता का। जी हाँ, जो पहले ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। एक ऐसी जगह डूंगरपुर जो लगभग प्राकृतिक संपदाओं से, ये कहें कि बहुत कम प्राकृतिक संपदाएं वहां पर रही हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से डूंगरपुर की तस्वीर के गुप्ता ने बदली, उसके बाद यहाँ की जनता इन्हें एक एक्टिव राजनीति में यहां पर देखना चाहती है। चाहे बात करें पिछले निगम चुनावों की, तब भी महापौर के लिए के गुप्ता का नाम हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब जब गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल के पद पर काबिज हो चुके हैं तो यहां के उत्तराधिकारी के रूप में के गुप्ता का नाम उस फहरिस्त में शामिल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सभापति के गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से ये बदलाव आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव अब दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में हम सबके लिए आया है। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा से एक्टिव रहा, एक ऐसा चेहरा जिसने एक इशारे पर यहाँ की राजनीति में कई ऐसी विपदाओं को अपने ऊपर ले लिया, आज वो हमसे दूर हो गया है। पहले तो क्या कहना चाहेंगे राज्यपाल के सम्मान में? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया जो महामहिम राज्यपाल बने हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये कहूँ कि खड़ा करने में भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी और आज जिस सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें देखता है, मैं ये कहता हूँ कि ये पद उनके काम को देखते हुए काफ़ी छोटा है जी। और जहाँ तक मेवाड़ की जनता का सवाल है, मेवाड़ की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब के बाद उदयपुर मेवाड़ के अंदर किसी को भी इतना बड़ा पद नहीं मिला और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेवाड़ की धरा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। अगर उनको मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने का मौका मिलता तो उदयपुर भी बदलता। जी सर, आप कितने उनके टच में रहे हैं, कितना आप उनको जान पाए और कितना आप लोगों का साथ रहा और क्या संस्मरण आप लोगों के रहे हैं दोनों के? देखिए, मैं 2005 के बाद सक्रिय रूप से राजनीति में आ गया था जी। और गुलाब जी भाई साहब का मेरे ऊपर, मैं ये मानता हूँ, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। उनका सहयोग और मार्गदर्शन मुझे नियमित रूप से मिलता रहता था और 2015 से अगर 2020 की मैं बात करूँ तो मैं जो सभापति का मेरा कार्यकाल था तो उसमें आपके मार्गदर्शन में और आशीर्वाद से हमने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिताब जीते और जो मान और सम्मान, मैं आज कहीं भी देश और दुनिया में जाता हूँ तो ये मैं मानता हूँ कि मेरे काम के साथ साथ माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के आशीर्वाद का भी ये परिणाम है। सर, गुलाब जी की क्या ऐसी बात है जो आपको बेहद पसंद है? देखिए, गुलाब जी कई मायने में गुलाब जी को कार्यकर्ता बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि वो कटु सत्य बोलते थे और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि वो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते थे, खुला बोलते थे, जिससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं कई बार उनसे नाराज़गी भी महसूस करते थे। लेकिन हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिन्होंने ये देखा कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा समर्पण और पार्टी के लिए जो काम किया है, उनको सम्मानजनक पद पर बैठाया जाए, तो इसी की बदौलत
उन्हें आज राज्यपाल का पद मिला है। सर, कुछ ऐसी चीज जो अब राजनीति संभालने वाले हैं गुलाब जी के बाद, वो क्या ऐसी चीज है जिसे लेकर अब साथ चलना चाहिए? क्योंकि यहाँ की राजनीति जो गुलाब जी के भरोसे थी, हर विपदा को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हर चीज उनका डिसीजन जो होता था वो सर्वोपरि होता था। अब कैसे आप देख रहे हैं यहाँ? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में अपना अलग अलग विजन रखता है। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में करीब 131 करोड़ लोग रहते हैं और सबके चेहरे की अलग अलग पहचान है। किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता। और जहाँ तक इस देश की बात करूँ तो इस देश के अंदर आज देश का हर एक व्यक्ति सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी और सम्मानीय अमित जी शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इन दोनों की वर्किंग से पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान भारत को मिली है वो सबके लिए सम्मानजनक है। इसलिए मैं हर आदमी का अलग अलग सोच है, अलग अलग काम करने का तरीका है। एक आदमी से दूसरे आदमी में कई बेहतर योग्यता हैं, लेकिन जब तक उसको काम करने का मौका नहीं मिलता तब तक वो अपने काम का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपने हुनर का प्रदर्शन नहीं कर सकता। आज अगर मोदी जी को अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता तो मैं ये मानता हूं कि ये देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग अपनी पहचान रखता है, देश विकासशील देशों के अंदर आज हमारा 5वां स्थान है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर राम मंदिर बनेगा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा धारा 370 इस तरह से हटेगी, कभी किसी ने ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि पाकिस्तान जो रोज आंखें दिखाता था उसकी आंखों में आंखें डालकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये प्रमाणित कर दिया कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। तो ये मामूली बात नहीं है। रोज हम सुनते थे कभी चीन आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, कभी अमेरिका आंखें दिखा रहा है। आज कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा रहा है। इसके पीछे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और सम्मानीय अमित भाई शाह का जो समर्पण है और जो कार्य करने की प्लानिंग है, ये सब कुछ आम जनता को दिख रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहता हूं कि जिसे भी काम करने का मौका मिलेगा वो अपने हुनर से निश्चित रूप से काम करेगा। सर, शीर्ष नेतृत्व को आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत अच्छे से बताया। आपको ऐसा लगता है कि गुलाब जी भी उसी पद चिन्हों पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनका भी कभी कोई विरोधी नहीं रहा? जिस तरह से हम ये कहें कि आज भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता है, उसी तरह से अगर गुलाब जी यहाँ पर जब तक थे तब तक यहाँ की राजनीति में कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। मतलब गुलाब जी हैं तो सब ठीक ठाक है। देखिए, गुलाब जी की अगर हम बात करें तो गुलाब जी धरती से जुड़ा हुआ नेता था। हाँ। और गुलाब जी ने कितने 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक बार वो सांसद भी रहे और अनेकों बड़े बड़े पदों पे रहे। तो आम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो उनकी ताकत को समझता था, उनके प्यार और दुलार को समझता था। आज अगर इस मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो स्तंभ खड़ा किया वो सारा, अगर मैं ये कहूँ कि गुलाब चंद जी कटारिया जी की देन है, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर, शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो यंग फेसेस को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और जो वरिष्ठ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर काबिज किया जा रहा है। यंग फेसेस को क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, यंग जितना भी यंग ब्लड है आज उसमें ऊर्जा है, ताकत है और वो देश के लिए कुछ करने की मनसा रखता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने भाषणों में यंगों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि यंगों को आगे लाओ, और जब तक यंग ब्लड आगे नहीं आएगा इस देश का विकास नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम केवल उन्हें अगर यूज एंड थ्रो करेंगे तो आने वाला समय बड़ा खराब होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। यूथ वो ताकत है जो देश को बदल सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। और यूथ के अंदर किसी भी तरह का माहौल, अगर हम ये कहें कि आज हमारी पार्टी का जो माहौल बन रहा है देश में, तो वह उसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारे देश का यूथ, मैं कई बार सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ कि
सारे देशों में जो बड़े बड़े पदों पर हमारे देश का यूथ जाकर काम कर रहा है। आज इंजीनियरिंग के लिए अंदर देख लो, डॉक्टरी में देख लो, और मैं कह रहा हूँ कि नेतागिरी में भी यूथ जिस कदर से काम कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और यूथ का भविष्य बहुत उज्जवल है, और यूथ ही इस देश को आगे बढ़ाएगा, ये मेरी सोच है। तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि उत्तराधिकारी के रूप में बहुत सारे लोगों के नाम है, उस फहरिस्त में एक नाम के गुप्ता का भी है, क्योंकि जिस तरह से डूंगरपुर के विकास की बात करें उसे लोगों ने जब देखा, वो जिस तरह से सुर्खियों में आया, विश्व पटल पर अपनी एक पहचान डूंगरपुर ने बनाई, उसके बाद के गुप्ता को उदयपुर में लोग चाहते हैं, और चाहते हैं कि तस्वीर जो है उदयपुर की वो और ज्यादा खूबसूरत हो। तो अगर आपको मौका मिलता है अब गुलाब जी के बाद उत्तराधिकारी बनने का, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर दूं कि ये सारा काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है जी। पार्टी किसे उत्तरदायी दे, किसे टिकट दे, ये पार्टी के ऊपर निर्णय करता है। और मैं कई बार ये बात कहता भी हूँ कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय, टिकट मिलेगा तो एक व्यक्ति को मिलेगा, और हमें सबको मिलकर उस चुनाव में जीत हासिल करनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व किसको मिलेगा, ये निर्णय करने का अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम नहीं है जी। और जहाँ तक सवाल है काम का, मैंने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई, इसमें मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष भी होता है और एक मन के अंदर एक भाव भी जागृत होता है। हमने 5 सालों में एक ट्राइबल बेल्ट की निकाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे ट्राइबल बेल्ट के लोगों ने जिस तरह से मुझे, मैं ये कहता हूँ कि लोगों ने एक नारा मैं सुनता था अक्सर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमने आम जनता से ये आह्वान किया था कि तुम केवल हमें समर्थन दो, हम विकास की गंगा बहा देंगे और इस डूंगरपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। आज डूंगरपुर राजस्थान की 196 निकायों के लिए एक उदाहरण के रूप में उभर कर आया, और राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया में मुझे नीदरलैंड की सरकार, अमेरिका के बिल गेट्स मलिंडा चैरिटी फंड ने सम्मानित किया, और 50 देशों की मीटिंगें मैंने ली। तो ये काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। और कई लोगों की पहचान, अक्सर लोग अपने नाम से पहचान बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलती, और काम से पहचान जो बनाता है उसकी लंबे समय तक चलती है। और ये काम मैंने बड़ी बखूबी गुजरात के अंदर मैंने जब काम किया, तो मेरे काम का सम्मान देश के उस व्यक्ति ने किया जिसकी मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोच की थी। माननीय अमित शाह जी ने मेरे काम की सराहना की, क्योंकि मैंने उनके दत्तक लिए हुए 5 गांवों में काम किया स्वच्छता का, जिसमें देश के अंदर नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 सारे सांसदों में मात्र हमारे देश के ओजस्वी गृह मंत्री के गांव ने खिताब जीता, तो उन्होंने मेरा सम्मान किया और मेरे काम की भूरी भूरी प्रशंसा की। देश के प्रधानमंत्री ने मेरे कामों की प्रशंसा की, देश के राष्ट्रपति जी ने मेरे कामों की प्रशंसा की, मुझे सम्मान दिया, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तो मैं गिनती नहीं कर सकता। काम का सम्मान होना अपने आप में बहुत बड़ा है, आदमी का सम्मान होना उससे मैं छोटा मानता हूँ, और काम बोलता है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, बिल्कुल आपके काम का सम्मान है, और इसलिए जब हमारी शहरी सरकार बन रही थी तो एक नाम आपका भी आया था कि अगर उदयपुर को के गुप्ता जी मिल जाते हैं तो शायद उदयपुर की तस्वीर बदल जाएगी। सर, अगर आप उदयपुर में आते हैं और यहाँ की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, तो किस तरह से आपका विजन रहेगा, किस तरह से आप इस उदयपुर शहर की तस्वीर को बदलेंगे, क्या क्या आपने सोचा है सर, वो सब कुछ जानना। देखिए, पद पर आकर काम करना तो मैं ये मानता हूँ कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, अगर वो करना चाहे तो, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो निश्चित रूप से शहर को बदला जा सकता है। जनप्रतिनिधि वो ताकत है जी। और जनप्रतिनिधि अपनी ताकत का अंदाज लगाता नहीं है अक्सर जब वो जनप्रतिनिधि होता है। और मैं अक्सर मेरे भाषणों में भी ये कहता हूँ कि वह उस जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि होना ही बेकार है। अगर आप जनप्रतिनिधि और आपके पास किसी भी काम का दायित्व है तो उस दायित्व को निष्ठापूर्वक अगर आप पूरा करते हो तो कोई देखे न देखे, भगवान तो देख रहा है ना। आज मैं डूंगरपुर शहर की जनता का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ कि सबके सुख दुख दर्द कैसी भी तकलीफ हो, हमने उस तकलीफ का निवारण किया। जनता के
विश्वासों पर हम खरे उतरे। हमने जितनी भी घोषणाएं की थी, सारी घोषणाएं, मतलब A to Z, एक भी घोषणा ऐसी नहीं है डूंगरपुर की जो घोषणा पत्र में लिखी और हमने नहीं की हो। इसके अलावा अनेकों नई घोषणाएं भी हमने पूरी की। आज मुझे पद पर बैठाकर काम कराने की बात है तो मैं एक बात और आपको कह सकता हूं, चैनल के माध्यम से आम जनता को कह सकता हूं, अगर जनप्रतिनिधि मेरी बात को माने तब ये उदयपुर शहर के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं, क्योंकि हो सकता है हमने छोटे स्तर पर काम किया जी, लेकिन बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा तो हम कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं है। और पद मिले ये जरूरी नहीं है राजनीति में। हाँ, पद के ऊपर रहने वाले व्यक्ति अगर हमारी बात माने तो ये उदयपुर बदल सकता है। हमारे पास विजन है और उस विजन को सबने माना है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ आज भी मेरे विजन को देखते हुए मुझे पूरे भारत सरकार के अंदर एनएसएस का सदस्य बनाना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। देश के अंदर मात्र 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक उड़ीसा के व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार ने इस काम के लिए चुना। मैं ये मेरे काम के बदले जो मुझे पद मिला है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा पद है। और उदयपुर का जहां तक सवाल है, आज उदयपुर में हम देखें तो देखिए ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या है। कहीं जाते हैं तो 15-15 मिनट छोटे छोटे मतलब चौराहे पर हमें खड़ा रहना पड़ता है। फिर पार्किंग की असुविधा है। फिर सबसे बड़ी अगर हम बात करें कि हमारा उदयपुर जो पर्यटक स्थल है, मैं ये नहीं कहता कि पर्यटक स्थल कमजोर है हमारा। मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठोक के छाती कह सकता हूं कि अगर पर्यटक को मैं 10 गुना बढ़ाने की ताकत रखता हूं, 10 गुना, 10 टाइम, जितना 1 लाख अगर पर्यटक अभी आ रहा है, तो क्योंकि उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक की पहचान रखता है, हम इस उदयपुर में 10 गुना पर्यटक अगर 1 साल में नहीं बढ़ाते तो मैं सदैव के लिए राजनीति छोड़ दूं, इतनी ताकत में रखता हूं। लेकिन हमारे विजन को समझने की आवश्यकता है जी। काम करने की आवश्यकता है, काम के लिए पचने की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटा, मेरे से भी ज्यादा ताकत और पावर और किसी में भी हो सकती है, लेकिन मैंने धरातल पे काम किया, इसलिए मेरे को मेरे काम पर पूरा विश्वास है। मुझे राजस्थान सरकार ने 3 नगर पालिकाएं दी जहां पर विदेशी कल्चर बहुत तगड़ा था। मंडावा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नवलगढ़ और मंडावा और झुंझुनू, जहां पर टूरिस्ट फॉरेन का आता था जी। सरकार ने आदेश किए कि इसको टूरिस्ट को कैसे कायम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने पहली बैठक के अंदर वो निर्णय किए जो निर्णय कोई कर नहीं सकता, और आज मैं दावे के साथ कह के आया हूं वहां पर। अभी ये मैंने दिसंबर में बैठक ली और फिर मार्च में बैठक लूंगा, और मार्च तक रिजल्ट बदल जाएंगे 3 महीने के अंदर, क्योंकि हमने कड़े निर्णय किए। जो निर्णय करने में एक बार जनप्रतिनिधि विचार करता है, सोचता है, हमने कभी नहीं सोचा। और आज डूंगरपुर की अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर स्मार्ट सिटी है हमारा। आपको उसके अंदर 100% स्मार्ट सिटी के सारे प्रावधान, सारे काम हमने किए। एक छोटी सी निकाय में हमें कोई बजट पैसा सरकार ने अलग से नहीं दिया है। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आसान काम है। आरोप तो भगवान राम पर भी लोगों ने लगाए, मेरे ऊपर भी लगाते होंगे, इसने गुंडागर्दी की, इसने दादागिरी से काम किया। अरे दादागिरी से काम नहीं करता तो ये काम होते नहीं ना। और आज मुझे जो मान सम्मान में देश के किसी भी कोने में जाता हूं या बड़े से बड़े नेता से मिलता हूं, तो वो ये एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता है, ये वो व्यक्ति है जिसने स्वच्छता में तूफान मचाया। तो ये मेरा काम का सम्मान है। सर, अगर उदयपुर शहर की बात करूं तो 2 बड़े मुद्दे अभी इस वक्त हैं। एक तो स्मार्ट सिटी के काम से लोगों को काफी नाराजगी है, और दूसरा ये कि बहुत लंबे समय से आयड़ को वेनिस बनाने की बात की जा रही है, आयड़ नदी के सुदृढ़ीकरण की बात की जा रही है, लेकिन वो जस का तस है। काम भी हुआ झील में तो बारिश के पानी के साथ बह गया। उसको लेकर क्या कुछ आप उदयपुर की जनता के लिए कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात आप लोगों के ध्यान में दिला दूं, मुझे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने यूआईटी और नगर निगम के कामों के लिए देखने के लिए सरकारी एक आदेश निकाला था जी। और उस आदेश के निकलने के बाद मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि मैं सबसे पहले गुलाब बाग का इतना बड़ा सौंदर्यीकरण करूंगा। और मैं आज भी कहता हूं जी, मुझे मौका मिले या न मिले, लेकिन अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं तैयार हूं। गुलाब बाग के अंदर अगर 4 साल से लेकर
100 साल तक का व्यक्ति जो उदयपुर में रहता हो और वो गुलाब बाग में नहीं आए तो मेरा काम करना खराब। बिल्कुल। मैंने ये बात माननीय मेयर साहब से भी की, माननीय गुलाब जी से भी की, लेकिन होगा कोई कारण, उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। और जो आदेश राजस्थान सरकार ने निकाला था वो 7 दिन, वो आदेश में 7 दिन में मैंने काम की जो स्पीड बनाई, बिल्कुल। तो उसका कि जनप्रतिनिधि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने, उन्होंने खुला खुला विरोध किया। मैंने देखा कि नहीं, यहाँ काम नहीं कर सकते और मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। वो आदेश आज भी स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब तक हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोग अगर कोई विरोध करते हैं तो हमें उसको गंभीरता से सोचना चाहिए। विकास के साथ जनता जरूर जुड़ी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जुड़ना जरूरी है। मैं यहाँ से कुछ लेके थोड़ी जाता। बिल्कुल। मेरी एक भाव था, क्योंकि मैं उदयपुर, मेरा घर है, मेरा परिवार रहता है और मैं भी उदयपुर काफ़ी 25-30 सालों से रह रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जहाँ मैं रहूँ कम से कम उस शहर का जिस विषय पे, जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए, और मैंने प्रयास किया है। लेकिन ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ कि उदयपुर से जैसी सिटी, सुंदर सिटी कोई बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ स्कोप बहुत है, यहाँ जगह बहुत है, यहाँ बगीचे बहुत हैं। इन बगीचों को हम ऐसा बना सकते हैं। आज बगीचों के अंदर मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन हाँ मैं एक बात कहता हूँ, इनके बगीचों की बात नहीं करता उदयपुर की। डूंगरपुर जैसे बगीचे पूरे राजस्थान में कहीं नहीं, राजस्थान नहीं कई स्टेटों में नहीं है। मैंने शिमला, कश्मीर और नैनीताल की नकल पे मैं चाइना गया पेड़ लगाने के लिए, लाने के लिए, और चाइना से 2 कंटेनर पेड़ भर के लाया है। मेरा विजन था कि कोई भी काम करूंगा तटस्थता से करूंगा। मेरे यहाँ पानी की दिक्कत थी, मैंने पानी की दिक्कत जड़ से खत्म कर दी। आने वाले 50 सालों में जो शहर ब्लैक जोन में था वो शहर जल योग, मतलब ब्लैक जोन से हट गया। बिल्कुल। आज अगर अखबार में डेटा भी आते हैं तो डूंगरपुर का नाम नहीं आता ब्लैक जोन में। इसके पीछे कारण है, हमारे भाव थे शहर के लोगों को सुरक्षित रखना, शहर के लोगों के भावों के अनुरूप काम करना। और ये तो हमारे लास्ट में 6 महीने कोविड आ गया। अगर ये 6 महीने मुझे काम करने का और मौका मिलता तो मैं एक बात और कह सकता हूँ कि जितनी ख्याति डूंगरपुर ने प्राप्त की है और ख्याति में बढ़ोतरी होती और हम, मैं ये कह सकता हूँ, विश्व स्तर पर छा जाते। बिल्कुल सर। उस जनता से क्या कहना चाहेंगे जो चाहती है कि के गुप्ता आए और काम करें? क्या मैसेज आप उदयपुर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शहर की जनता को आह्वान करता हूँ कि देखिए, जितना भी विकास का काम, विकास कभी पूरा नहीं होता, ये इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी जनप्रतिनिधि आए, जनता उससे पहले हिसाब मांगे कि भाई तेने क्या किया और आगे तू क्या करेगा। बस इतना सा अगर जनता मांगने लग जाएगी हिसाब किताब, तो हम जनप्रतिनिधि सुधर जाएंगे। एक बार झूठ बोलकर जनता को राज में आ सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं आएंगे। और एक विजन होना चाहिए जनता का, पब्लिक का, और पब्लिक के बीच में उस जनप्रतिनिधि का क्या विजन है। आज आपको इस शहर की बात करूं तो अगर आपको पानी की दिक्कत है तो पानी का समाधान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि आम जीवन में हवा पानी, मैं हर जगह कहता हूं कि हवा पानी मुफ्त में मिल रहा है। पानी की कोई वैल्यू थोड़ी है जो घरों में आ रहा है। जो चीज मुफ्त में मिल रही है उसकी लोग कदर नहीं करते, और ये सब कदर वाले काम है। आज बिगड़ता हुआ पर्यावरण, जब ये पर्यावरण बिगड़ जाएगा जीना दुर्लभ हो जाएगा। आज हम गुलाब बाग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि वहां पर हमको हरियाली मिलती है, ताजा ऑक्सीजन मिलती है। हर जगह ऑक्सीजन का बोलबाला होना चाहिए। मैंने मेरे नगर के अंदर हर साल मेरा टारगेट था कि 5000 पेड़ लगाऊंगा, और मैंने हर साल 5000 पेड़ लगाए। पेड़ मैंने खाली फोटो खिंचाने के लिए या नाम करने के लिए नहीं लगाए। मुझे मालूम था कि पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो शहर के लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, और मैंने 12-12, 15-15 फीट के पेड़ लगाकर इस शहर को इतना हरा भरा कर दिया कि हमारे सामने शिमला, नैनीताल, कश्मीर कहीं लगते ही नहीं है। आज भी जो पर्यटक हमारे शहर में एक नहीं आता था, आज हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहा है उस शहर में। हमने हमारे शहर के अंदर झील है 5 किलोमीटर रेडियस में जी। उस झील के अंदर एक तिनका तक भी कोई नहीं बता सकता। हमने उस झील को इतना नीट एंड क्लीन, मुझे बड़ा गर्व है कि धर्मनारायण जी जोशी जैसा राजनीतिक परसों सार्वजनिक मंच पर इस बात को, हमारी झील की प्रशंसा की, डूंगरपुर की स्वच्छता की। उन्होंने कहा कि लोगों को सीखना चाहिए।
तो काम तो बोलेगा, कोई बोले विरोध चाहे कितना भी करे, और काम करने का हमारा एक विजन है और हमारे पास छोटे छोटे बहुत विजन है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं कि बाबा रामदेव आखिर में करवा क्या रहे हैं आदमी से? वही सांस लेना है, वही सांस छोड़ना है, हिलना है, डुलना है, पांव ऊंचे करने। आमजन पहले भी करता था, लेकिन एक प्रक्रिया नहीं थी, एक सिस्टम नहीं था। काम यहाँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि उदयपुर में काम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एक प्लानिंग, एक सिस्टम सीखने की जरूरत है। मैं सीखने के लिए इंदौर रहा। मैं जब सबसे पहले जब मैंने स्वच्छता का काम चालू किया तो मैं इंदौर गया, क्योंकि मुझे सीखना था, मेरे शहर को भी इंदौर से ज़्यादा सुंदर बनाना था। और जब माननीय वसुंधरा जी आई थी, उन्होंने कहा जयपुर में जाके कमिश्नर को, जयपुर से हेमंत गेरा जी जो यहाँ कलेक्टर रहे हुए थे, वो कमिश्नर थे वहाँ जयपुर के, उनको कहा कि तुम तत्काल जिस हालत में हो अभी के अभी डूंगरपुर आओ और डूंगरपुर से सीख के जाओ। अब इतने बड़े आईएएस को मैं क्या सिखाता? मैंने उनको कहा साहब मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो मतलब विजन उदयपुर के लिए भी बहुत मजबूत विजन आपके पास है? मेरे पास विजन है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं उदयपुर नहीं, आज पूरा देश में मैं जहाँ जा रहा हूँ, अभी आपको मालूम नहीं है कि मैंने गाँव में स्वच्छता अभियान चला रखा है। अब मैं अगर डूंगरपुर के हर पंचायत के अंदर मैंने एक गाँव में मैंने स्वच्छता का संदेश दिया और कार्यशाला की। आज स्वच्छता से कितने फायदे हैं, हजारों फायदे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहा है कि 131 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छता जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। ये लोगों को आभास करा रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था इंडिया में तो कि हम स्वच्छता की बात करेंगे। आज मंत्रालय तक स्वच्छ भारत मिशन के करोड़ों 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 रुपए, 40,000 करोड़ रुपए भी ग्रामीण हमारे पास है एसबीएम में। इतना खर्च भारत सरकार कर रही है और सारी सरकारें, राजस्थान का मुख्यमंत्री भी स्वच्छता को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने मुझे 2 साल 2.5 साल ब्रांड एम्बेसडर रखा, सारी सुविधाएं, गाड़ी घोड़े और सर्किट हाउस में कमरे। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लग गए, तो मुझे मजबूरी में ये पद छोड़ना पड़ा। बाकी काम की विजय है, इंसान की विजय नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और मेरे पास विजन है, मेरा जैसा विजन राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में से किसी के पास नहीं। ये मैं नहीं कहता, पूरा राजस्थान कह रहा है जी। तो मैंने काम किया इसमें और प्रैक्टिकली किया है। और एक ट्राइबल बेल्ट को 5-5 करोड़ के इनाम मिले, ये कोई साधारण बात है? हम सबसे पहले राजस्थान के अंदर उस आदिवासी एरिया में हमने ओडीएफ किया जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। मेरे ओडीएफ की घोषणा करने के बाद दिल्ली से 3 बार टीम, राजस्थान के मंजीत सिंह जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो कहे पॉसिबल ही नहीं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मैंने कहा इट इज पॉसिबल सर, हमारे को 5 करोड़ रुपए का इनाम चाहिए, उसका रहने दो। उन्होंने जांच कराई तो उन्होंने लोहा मान लिया कि नहीं यार डूंगरपुर ने गजब कर दिया। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पीके गुप्ता के ये कहें कि हॉबी में शामिल है और वो ये सब कुछ करके दिखा देते हैं। मैं इतना भी नहीं कहता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। हाँ। और मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल परे हटके है। मैं काम करता हूं तो मैं अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं, मैं जन सेवक बनकर काम करता हूं। और आज भी मैं लोगों से कहता हूं मैं नेता नहीं हूं, मैं जन नेता हूं, नेता नहीं हूं। मैं जनता का नेता हूं, जनता का समर्थक हूं, जनता का सुख दर्द में काम आने वाला व्यक्ति हूँ। और जनता मुझे दिल और दिमाग से चाहती है। आज मैं डूंगरपुर नहीं जाता, यहाँ उदयपुर रहता हूँ, तब भी लोग मेरे से बहुत उम्मीद रखते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, कोई भी तकलीफ आती है और मैं यहाँ बैठ के उसका समाधान करता हूँ। तो उम्मीदें तो सर यहाँ की जनता को भी आपसे बहुत है और विकास पुरुष के रूप में आपको भी जाना जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अब इस फहरिस्त में जो नाम आपका शामिल है वो आगे आए और यहाँ की तस्वीर को बदले। देखिए ये निर्णय मैंने पहले भी कहा कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी, मुझे विधानसभा छोड़कर अगर मुझे कुछ छोटी सी भी जिम्मेदारी देगी, मैं ये पूरे छाती ठोक के कहता हूं कि मैं उसमें 100% खरा उतरूंगा। उसमें 99.99 नहीं। मेरे काम करने का तरीका ये है कि 100% उपलब्धि चाहिए और मैं जब तक 100% उपलब्धि नहीं मिलती तब तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ता। किसी भी शहर के विकास में और भी कई मुद्दे काम करते हैं। मेरे शहर के अंदर 22,373 बच्चे पढ़ते थे जी।
उन बच्चों की दुआएं भी मुझे बहुत मेरे लिए काम किया। और 22,373 बच्चों ने, जो शहर के थे, शहर के आसपास के थे, मेरे विजन को समझा और उन्होंने मेरा फोटो हर घर के अंदर, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि शहर के हर बच्चे के घर के अंदर मेरा फोटो होगा। बहुत बड़ी उसके पीछे ये नहीं, उसके पीछे उनके भाव मेरे प्रति। मैंने बच्चों को भगवान माना और बड़ों को मंदिर माना। अब क्यों माना? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। हर बच्चा मेरे पास, कोई भी जो समझता था, 4 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का बच्चा हो, कैसी भी समस्या लेके आया। मैं आज भी पूरे 5 साल का अगर मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो बच्चे ने मुझे कहा तो मैंने ये समझा ये भगवान का न्योता है। और उस काम को गोली की तरह से विथिन मिनट्स, उस काम को, अगर वो काम जितने समय में हो सकता था उतने समय में किया। बच्चों की स्कूल के टॉयलेट नियमित रूप से मेरे यहाँ धुलते थे। जो बच्चे मोबाइल पे लगे रहते थे, टीवियों पे लगे रहते थे, वो बच्चे मैंने बगीचों में ले जाने का, इतने सुंदर बगीचे मेरे, जितने भी बगीचे मेरे, मैं आज भी कहता हूं कि ऐसे बगीचे राजस्थान के हर गांव और ढाणी में होने चाहिए, शहरों में होने चाहिए। बच्चों के लिए हमने एजुकेशन सेंटर के अंदर, शिक्षा जगत में मैंने देखा कि मेरे यहाँ का बच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन है ट्राइबल बेल्ट में, वो बच्चा पटवारी की सोच रखता था, हेड कांस्टेबल की सोच रखता था। मैंने एक ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी बनाई, उस बच्चे की मानसिकता को बदली कि तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आरजेएस बनो, आरएस बनो। और जब मैं उन लाइब्रेरी के अंदर, मैंने बच्चों को एक नया विजन दिया कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की किताब उसे पढ़नी है या चाहिए, तो वो मेरे शिकायत पुस्तिका में उस किताब का नाम और उस लेखक का नाम लिख दे। 3 दिन में राजस्थान नहीं, दुनिया में कहीं भी होगी, चाहे वो किताब फ्लाइट से मंगानी पड़े, हम 3 दिन में उस बच्चे को वो किताब उपलब्ध कराते थे। उस लाइब्रेरी में 700 बच्चे नियमित रूप से पढ़ने आते थे। बच्चों का मन और भाव हमने पूरी तरह से जीता, उनके माता पिताओं का मन और भाव जीता। और जब मोटिवेशनली क्लासें मैं हर रविवार को चलाता था, उसमें बड़े बड़े दिग्गज जो आईएएस के ट्रेनिंग कर चुके थे, आईएएस के एग्जाम दे चुके थे, आईएपीएस के एग्जाम दे चुके थे, आरएस के एग्जाम दे चुके थे, उन लेक्चरों का मैं मोटिवेशनली स्पीच कराता था। आप मानोगे नहीं कि वो स्पीच बच्चे कम सुनते थे और मैं ज़्यादा सुनता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई मुझे जानकारी मिलती थी। इसके अलावा हमने गरीबों की दुआएं ली। जितना भी शहर का गरीब व्यक्ति था जिसको भोजन नहीं मिलता था, उसके लिए हमने रोटी बैंक की स्थापना की। और उनको जब भरपेट भोजन मिलने लगा तो उनकी दुआएं, और वो ट्रस्ट हमारी आज भी चल रही है। उसमें 100 व्यक्तियों को मैंने ट्रस्टी बनाया और 1-1 लाख रुपए सबसे लेकर 1 करोड़ रुपए का वो ट्रस्ट हमारा आज भी चल रहा है। उन सब की दुआएं। फिर हमने जितने भी मंदिर थे जी, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, A to Z मंदिरों में पूजा होना, आरती होना, इसके अलावा प्रसाद बंटना, हर मंदिर में पुजारी। 19 मंदिरों का जीर्णोद्धार मैंने कराया, जिसमें एक मंदिर में तो मैंने जनता के 40 लाख रुपए लगवाए। भगवानों का आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला, गरीब को का आशीर्वाद मिला, ये सब चीजें उसमें मिक्स हैं। तब जाके इस शहर की जो ग्रोथ, ये शहर जो आगे बढ़ा, शहर ने जो पहचान बनाई, उसमें इन सब का भी बहुत बड़ा, सारी सेक्टर्स को लगभग आपने कवर किया है, चाहे हर ले ले। मेरे यहाँ 57 समाज थे जी। 57 के 57 समाज। मैंने कभी ये पक्ष और विपक्ष मेरे यहाँ था ही नहीं। मेरे यहाँ कोई कांग्रेस नहीं। मैं हर बार मीटिंगों के अंदर एक ही बात कहता था, चुनाव तक हम पक्ष और विपक्ष हैं, चुनाव के बाद कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई निर्दलीय नहीं, कोई भी अदर पार्टी नहीं, हम सब एक हैं। और 5 साल के इतिहास के अंदर 365 दिन मेरे कामों की न्यूज आती थी। कभी किसी मीडिया ने एक लाइन मेरी नगर परिषद या मेरे खिलाफ नहीं लिखी। ये मेरे काम करने का तरीका था। और मैंने मीडिया को पहले दिन कह दिया था, मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे को कोई भी तकलीफ है या कोई भी गलत काम तुम देखा तुम मुझे खाली 1 घंटा टेलीफोन करने के बाद देना,
उसके बाद अगर मैं उसको सही नहीं करूं तो उसको मेन पृष्ठ पे छापना। जी। कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, किसी ने हमारे 5 साल के अंदर हमारे खिलाफ एक लाइन नहीं लिखी। ये हमारी काम करने की तासीर। जी बिल्कुल। और हमने हर वर्ग को सुना और हर वर्ग की मदद की, सहायता की। मीडिया के लिए हमने बढ़िया फर्स्ट क्लास एक हॉल बनाया। नहीं, मीडिया के साथी के बिना हम डेवलप नहीं कर सकते। आज देश और दुनिया में मीडिया अगर गलत को सही कर सकती, सही को भी गलत कर सकती, ये बात मैं जानता हूँ। मीडिया का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला और मैं आज भी मीडिया का जहाँ जाता हूँ वहाँ खूब धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि तुम्हारी बदौलत ये डूंगरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। और सबसे पहले मैं सभापति पद ग्रहण करते ही मैंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे एक ही निवेदन किया कि तुम्हारे बिना सहयोग के ये डूंगरपुर आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात मैं जानता हूँ और तुम 4 लाइन लिखोगे तो हमारा पूरे काम का पानी फेर दोगे। तुम कभी हमारे खिलाफ लिखने से पहले एक बार हमें आगाह कर देना कि ये गलत है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ और हमने उनका विश्वास जीता। आज मीडिया का कोई भी साथी ये नहीं कह सकता कि उनके 5 साल के कार्यकाल में ये गलत हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डूंगरपुर की जनता का विश्वास जीता है, हम चाहेंगे उदयपुर की जनता का भी यहाँ आप विश्वास मौका, वो मैंने पहले ही कहा, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा और शीर्ष नेतृत्व अगर हमें खाली कार्यकर्ता के रूप में उपयोग करेगा, हम आज भी कहते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बनेगा उसका मान और सम्मान करेंगे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। क्योंकि काम तो बोलता है, यहाँ की जनता मेरे ऊपर आज भी, मैं जब मैंने उदयपुर मैंने परमानेंटली संभाला तो मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी चर्चा का विषय रहता है कि आप काम करें साहब, आप आगे आए साहब, पार्टी का नेतृत्व करें। मैंने कहा ये पार्टी मेरी नहीं, ये पार्टी बहुत करोड़ों लोगों की पार्टी है और इसके निर्णय करने वाले हमारा शीर्ष नेतृत्व है और वो अच्छा निर्णय करेगा। वो जिसका भी निर्णय करेगा, मैं तो आज कह रहा हूँ, क्योंकि उदयपुर संभाग से अगर हम ये कहें कि 28 सीटें प्रभावित होती हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। शहर से हवा गांवों की ओर जाती है, न कि गांवों से शहरों की ओर आती है। यहाँ का निर्णय शीर्ष नेतृत्व काम करने वाले अच्छे व्यक्ति को जिम्मेदारी देगा और वो भारी मतों से विजय होगा। तो डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि न सिर्फ झीलों के ऊपर बल्कि स्वच्छता को ले लीजिए, आप यहाँ की साफ सफाई को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, हरियाली को ले लीजिए, यहाँ के बाग बगीचे, सब कुछ इनके विजन में शामिल है। और हो सकता है कि जिस तरह से डूंगरपुर की तस्वीर बदली, उस तरह से उदयपुर की तस्वीर भी बदले। इनका दावा है कि अगर इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मौका मिलता है, अगर पार्टी इन्हें मौका देती है, तो शहर की तस्वीर तो बदलेगी ही, साथ ही एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि हमारे यहाँ का बहुत बड़ा तबका पर्यटक पर निर्भर करता है, तो अगर इन्होंने दावा किया है कि ये पर्यटन को 10 गुना, आज जो जिस तरह की संख्या है उससे 10 गुना अधिक अब संख्या हो सकती है अगर के गुप्ता यहाँ की कमान संभाले तो। महामहिम के सम्मान में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।